please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. ये बताना मुश्किल है प्रदीप अभी, क्योंकि ये 2 दिन से ही ये डेवलपमेंट सामने आया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कहा, यूरोप से थोड़ा सा रिटेलिएशन आया है, हमें चाइना से अभी तक बहुत ज़्यादा कोई रिटेलिएशन नज़र नहीं आया है। लेकिन ये अभी बातों की एक वॉर चल रहा है, जैसे आपने कहा, लेकिन अभी तक ये टैरिफ इम्पोज नहीं हुआ है। अगले कुछ दिनों में अगर ये टैरिफ इम्पोज हो जाता है तो हमें एक बार फिर से देखना पड़ेगा कि इसका रेपरकशन क्या हो सकता है। मुझे लग रहा है पहले रेपरकशन तो मेटल इंडस्ट्री पे होगा, जहाँ पे आज स्टॉक्स गिर रहे हैं सेंटिमेंट के कारण। लेकिन अगर ये टैरिफ आ जाता है तो हमें JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे स्टॉक को एक बार देखना पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्टर है, क्योंकि 2018 फिस्कल ईयर में हमने प्रॉफिट्स में, अर्निंग्स में जो हल्का सा रिकवरी देखा है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है मेटल क्षेत्र। अगर मेटल्स 2019 में अपने प्रॉफिट जो फोरकास्ट है उससे नीचे आता है, क्योंकि ये ट्रेड वॉर शुरू होने के कारण, तो मेरे ख्याल से FY19 के अर्निंग्स के लिए हमें बहुत बहुत कॉशियस हो जाना चाहिए। दूसरी बात है, 2002 में आपको याद होगा कि एक ऐसे ट्रेड वॉर जैसे माहौल बना था और 12-15 महीने ये चला था। एक बहुत बड़ा कंट्रीज के बीच में झगड़ा हुआ था, बाद में ये सुधर गया था, लेकिन सुधरने से पहले एक बहुत भारी गिरावट हमने सारे ग्लोबल मार्केट्स में देखे थे। अभी वो सिचुएशन आया नहीं है, लेकिन उसका आशंका है, तो हमें बहुत विजिलेंट रहना चाहिए। और पहला स्टेप होगा कि अगले कुछ दिनों में अगर ये टैरिफ्स इम्पोज्ड हो रहा है कि नहीं, इसको देखना। तो सर, अगर आप फंड मैनेजर हैं, आप क्या करेंगे? क्या इस समय प्रॉफिट वाली पोजीशंस जो मेटल्स में बन रही हैं उससे निकल जाएंगे, या थोड़ा और इंतजार करेंगे इन डेवलपमेंट्स का? और रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या राय होगी फिर? देखिए, 3-4 दिन तो रुक जाना चाहिए, क्योंकि अभी एक बातों का लड़ाई चल रहा है। इसके चलते हुए अगर डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि ये अभी करना ठीक नहीं होगा और वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं, तो अभी उतना घबराने के लिए उतना बात नहीं है। 3-4 दिन रोकने के बाद अगर ये टैरिफ्स आ जाते हैं, इसका रिएक्शन भी होगा यूरोप से, मेरे ख्याल से थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। क्योंकि सिर्फ ये बोलना ज़रूरी और सफिशिएंट नहीं है कि इंडियंस का एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं है यूएस में। थोड़ा JSW स्टील का कंपनी जैसे और हिंडाल्को जैसे कंपनीज का है, लेकिन बाकी सेक्टर का उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन LME प्राइसेस गिर सकता है इसके चलते हुए, और उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है ये मेटल कंपनीज पे। मैं कहूँगा अभी कॉशियस रहना चाहिए मेटल्स पे। ये सेक्टर पे मैं काफ़ी बुलिश था कल तक, क्योंकि इसमें लग रहा था कि अर्निंग्स रिकवरी बरकरार रहेगा। लेकिन ये न्यूज़ फ्लो आने के बाद अभी ये बुलिशनेस को टेम्परेरीली सस्पेंड करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये सिचुएशन कैसे डेवलप कर रहा है। अगर अगले हफ्ते 10 दिन में लगा कि ये और ख़राब होगा, मेरे ख्याल से आप जैसे कह रहे हो कि प्रॉफिट वाला पोजीशन ट्रिम कर लेना चाहिए और फर्दर डेवलपमेंट्स के लिए वेट करना चाहिए। आपने प्रॉफिटेबल पोजीशंस को इतना रिस्क में नहीं डालना चाहिए। तो ग्लोबल संकेत बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपको लगता है कि इसका असर मेटल पर तो खास तौर पे पड़ेगा ही, पूरे बाजार पे भी पड़ सकता है, पर थोड़ा इंतज़ार, फिलहाल वेट एंड वॉच का मूड होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में बाजार को ये उम्मीद थी कि जो नॉर्थ ईस्ट के नतीजे आए हैं उससे शायद कुछ हद तक मदद मिल पाए, लेकिन आज की शुरुआत अभी भी कमज़ोर है। आप कैसे देख रहे हैं? क्या थोड़ा बाजार का अगर मूड सुधरा तो जो पॉलिटिकल रिस्क की चिंता बड़े निवेशकों को थी, क्या अब इन नतीजों के बाद वो पॉलिटिकल रिस्क थोड़ा कम हुआ है? मुझे लगता नहीं है, लेकिन प्रदीप, हाँ ये सही है कि ये बीजेपी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट विक्ट्री है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये बीजेपी का कैडर्स के लिए मोरल बूस्टर होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेट इलेक्शंस है वो है कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट काफ़ी छोटा है ओवरऑल 2019 इलेक्शन मैप में। और हाँ, ये एक सेंटिमेंट पॉजिटिव आप बता सकते हैं पॉलिटिकली, लेकिन क्या ये पूरा पॉलिटिकल रिस्क को घटा देता है? मुझे लगता नहीं है। पॉलिटिकल रिस्क के कारण वॉलेटिलिटी काफ़ी ऊपर रहेगा थ्रू आउट 2018 मुझे लग रहा है, और कल के संकेत के बावजूद भी ये चला नहीं गया है। तो पॉलिटिकल रिस्क अभी भी है। 1-2 दिन के लिए मार्केट ये मान सकता है कि बीजेपी का पल्ला थोड़ा भारी हो गया, लेकिन जैसे दूसरे स्टेट्स के इलेक्शन नज़दीक आएंगे तभी मार्केट का फोकस उस पर चला जाएगा तुरंत। तो सर, इस समय फिर व्यू क्या है? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो है ही, ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी चिंता है। क्या
इस समय थोड़ा और आपको लगता है कॉशियस रहना चाहिए मार्केट में, और 10,300 के आसपास या उसके नीचे भी जाने का फिर दमखम रखता है क्या निफ्टी? देखिए, एक चीज़ है हेमंत कि म्यूचुअल फंड इनफ्लोज अभी तक बंद नहीं हुआ है। फरवरी का नंबर भी मेरे के हिसाब से 12,000 करोड़ के आसपास है। वहाँ पे अभी तक बहुत ज़्यादा डैमेज तो नहीं दिख रहा है। जब तक वो फ्लोज हैं और वो एफआईआई सेलिंग को लगभग काउंटर कर सकता है, टेक्निकली बहुत ज़्यादा गिरावट आने की आशंका नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये हेडविंड्स और आगे आते रहेंगे, जैसे अभी ट्रेड वॉर की बात चल रहा है, पॉलिटिकल रिस्क है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, ये सबको चलते हुए कोई एक टिपिंग पॉइंट हो सकता है जब घरेलू निवेशक बोले कि बहुत हो गया, हमने पैसा बना लिया 2017 में, अभी हर रोज कुछ ना कुछ नया रिस्क आगे आ रहा है, पैसा भी नहीं बन रहा है पोर्टफोलियो में जैसे बन रहा था हर महीने 2017 में, हम थोड़ी देर रुक जाते हैं। वो दिन अगर आया तो टेक्निकली वो सपोर्ट चला जाएगा मार्केट से और तब मार्केट नीचे गिर सकता है। तो ये बताना कि कब मार्केट टूटेगा, ये सपोर्ट लेवल से बताना मुश्किल है। लेकिन मेरा आशंका तो ये है कि 10,300 का ये सपोर्ट टिकेगा नहीं, इवेंचुअली हम 10,000 की तरफ जाएंगे। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है, 10,000 10,100 के आसपास। सिर्फ ये नहीं कि ये 200 डे मूविंग एवरेज है, सिर्फ ये नहीं कि वो साइकोलॉजिकल लेवल है, वो भी है कि वो लेवल पे मार्केट काफ़ी पहले करेक्शंस में काफ़ी सपोर्ट मिला है वहाँ पे। सो 10,000 10,100 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जिसका टेस्ट मेरे ख्याल से होगा। अगर वो टूट जाता है तो हमें फिर से रीअसेस करना पड़ेगा। उसके नीचे भी 9,700 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन वहाँ तक की डिस्कशन अभी करने का समय नहीं आया है। बट 10,000 10,100 यानी यहाँ से 300-400 पॉइंट की करेक्शन, ये माहौल चलते हुए आ सकता है, इस हफ्ते नहीं लेकिन इवेंचुअली मेरे हिसाब से ये लेवल्स हम देखेंगे। ओके और यहाँ पर ऐसा लगता है कि ज़्यादा जो खतरा है, जो डर है या जो दबाव है वो बैंक स्टॉक्स पर ही देखने को मिल रहा है। हालांकि अब काफ़ी लोग ये भी मान रहे हैं उदयन के बैंकिंग स्टॉक्स, खासतौर पे पीएसयू बैंकिंग में बड़ी गिरावट आ चुकी है, 10-15 साल के लोअर लेवल्स पर ही आ गए हैं और अब ज़्यादातर खबरें बाहर हैं। ऐसी स्थिति में क्या वो डर अब थोड़ा कम है कि और ज़्यादा नुकसान यहाँ से देखने को मिले और हमेशा की तरह बैंक निफ्टी बाजार को और ज़्यादा नीचे लेकर जाए? देखिए, पिछले बार हम जब बात कर रहे थे प्रदीप, मैंने एक रिस्क और बैंकिंग सेक्टर के बारे में जिक्र किया कि अभी जो आरबीआई के रेगुलेशन आए हैं उसके चलते हुए काफ़ी जो स्ट्रेस्ड एसेट है वो एनपीए क्लासिफाइड हो सकता है। अगर ये होता है तो अगले कुछ क्वार्टर्स में बैंकिंग क्षेत्र के नतीजे अच्छे नहीं आएंगे। वो रिस्क बैंक सेक्टर स्टॉक्स में है। आपने जो कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स काफ़ी गिर चुके हैं, मैं इससे सहमत हूँ कि प्राइस डैमेज काफ़ी हो चुका है। लेकिन एक दो चीज़ और हो रहा है। अगर आप मार्केट में लोगों से पूछेंगे तो वो आपको कहेंगे कि ये जो पीएनबी का क्राइसिस हुआ है इससे ट्रेड फाइनेंस बहुत कम हो गया है, एक्सपोर्टर्स को जो लोन मिल रहा था वो भी काफ़ी कम होते जा रहा है। तो ऐसा ना हो कि पब्लिक सेक्टर बैंक का जो हल्का सा रिकवरी क्रेडिट ग्रोथ में हम देख रहे थे वो अभी जीरो हो जाएगा क्योंकि कोई लोन नहीं देना चाहेगा ये पीएनबी क्राइसिस के बाद और सीबीआई के डर के कारण। अगर ये होता है तो एक हाथ से एनपीए क्लासिफिकेशन बढ़ जाएगा, दूसरे हाथ में आपका लोन ग्रोथ जीरो हो जाएगा क्योंकि आप लोन ग्रोथ से डर जाओगे। तीसरी बात है, बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आपने रिकवरी क्यों देखे थे 2-3 महीने पहले? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा रिकैपिटलाइजेशन प्रोग्राम अनाउंस किया था। अभी आप मुझे बताइए, ऐसे माहौल में क्या गवर्नमेंट ये जो बैंक्स पे इतना डर बना हुआ है इसको 3-4-5 हज़ार करोड़ देते रहेगा? मुझे तो लग रहा है कि रिकैपिटलाइजेशन प्रोग्राम अभी रुक जाएगा एटलीस्ट कुछ महीने के लिए, जब तक मार्केट गवर्नमेंट को ये कंप्लीट कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि ऐसे और केसेस ना आ जाएं, क्योंकि इसका पॉलिटिकल बैकलैश बहुत भयंकर हो सकता है। तो रिकैपिटलाइजेशन भी अभी धीमा पड़ सकता है गवर्नमेंट के हाथ से। और दूसरे जो रिस्क है मैंने कहा, इसको चलते हुए मुझे लग रहा है कि अगर रिकवरी आया भी तो बहुत ज़्यादा रिकवरी आपकी उम्मीद नहीं करना चाहिए बैंकिंग क्षेत्र में। अभी रैलीज बहुत सीमित होंगे। बिल्कुल, और देखिए इस समय बाजार वापस से थोड़ा सा दबाव बनता हुआ और बैंक निफ्टी जो करीब करीब रिकवर होने की कोशिश कर रहा था वहां पर देखिए वापस सेलिंग प्रेशर बनता हुआ, तो ऊपरी स्तरों पर जाने से रुक रहा है बाजार और डेज लो के आसपास वापस से पहुंचने की कोशिश करता हुआ। वागले साहब ने एक स्टॉक ढूंढा है, जस्ट टायर। वागले साहब, आप कह रहे हैं इस समय बेच देना चाहिए, बताइए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है इसके लिए? हेमंत, एक अहम सपोर्ट लेवल जस्ट डायल ने तोड़ा है जो कि 442 443 है। वो स्टॉप लॉस रख के नहीं हेमंत निकल गया हाथ से, बात करते करते 430 आ गया।
क्या लेवल था आपके जहन में? हमने जब बात की थी तो 439 था, अभी भाव है 431, तो मेरा टारगेट ही 428 का है, तो अभी 3 रुपए के लिए बेचने का कोई मतलब नहीं होता। अच्छा, ये वैसे भी कमज़ोर स्टॉक है प्रदीप, जब भी बाजार में कमजोरी आती है तो जस्ट डायल जैसे शेयर सबसे पहले टूटने में सबसे आगे होते हैं। और देखिए बागल साहब, और भी कुछ ढूंढा है क्या, या जस्ट डायल ही था आपने जो ढूंढा? मेटल में मुझे जिंदाल स्टील और टाटा स्टील, JSW स्टील बताइए, क्योंकि अभी उदयन सर भी कह रहे थे कि वीक ही है। जे अक्षर के लिए दिन थोड़ा खराब नजर आ रहा है, जस्ट डायल के बाद JSW स्टील क्या थोड़ा नीचे आ सकता है? JSW स्टील भी 295 है, 297 तक बेचा जा सकता है 300 के स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है 285 284 ये लेवल्स इंट्राडे में भी कल तक आ जाने चाहिए। और 270 अंक नीचे इस समय सेंसेक्स, JSW स्टील, जस्ट डायल, प्रदीप सब कमजोरी की तरफ। बिल्कुल नुकसानियां बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर इस वक्त आप मार्केट ब्रेथ देखें तो 5 में से 4 स्टॉक्स अमूमन कमज़ोर हो चुके हैं। हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर भी अगर हम आपको दिखा पाएँ तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह से दबाव बढ़ा है। ये देख सकते हैं आप, मार्केट ब्रेथ लगातार कमज़ोर हुई है, एक के बाद एक नुकसान बढ़ता हुआ 160-65 पॉइंट नीचे मिड कैप इंडेक्स नज़र आया है। जैसे कि हम बात कर रहे थे 19,300 के आसपास के लेवल यहाँ पर अहम है और वहाँ पहुँच रहे हैं। 36 का ये आंकड़ा हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर आपको इस वक्त दिखा रहा है, जो ये बताता है कि मार्केट में गिरावट का दबाव काफ़ी ज़्यादा है। पिछले हफ्ते हमने लगातार देखा कि ये 40 के नीचे जाता हुआ बहुत आसानी से नज़र नहीं आता था, पर आज इस वक्त आप मार्केट में जिस तरह का प्रेशर देख रहे हैं वो इसको 35 तक लेकर आ गया है। तो ब्रॉड मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा पैनिक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और आप देखिए करीब करीब 1% नीचे ये मिड कैप इंडेक्स कारोबार करता हुआ अब इस समय दिख रहा है। सर, ये जो ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़े आए बहुदिन सर, इस पर आपकी क्या राय है? और देखिए जनवरी के आंकड़े भी अच्छे दिख रहे थे, फरवरी के आंकड़े भी बेहतरीन आए। ऑटो सेक्टर क्या रिलेटिवली थोड़ा स्ट्रांग नजर आ रहा है आपको? और इसके बीच में CV सेक्टर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, या ट्रैक्टर प्ले ज़्यादा बेटर लग रहा है, या टू व्हीलर्स? देखिए, एक हल्का सा इकोनॉमिक रिकवरी हो रहा है, वो GDP नंबर्स पे दिख रहा है, वो बाकी जो हम इकोनॉमिक पैरामीटर्स देखते हैं उसमें भी दिख रहा है और ऑटो नंबर्स में भी दिख रहा है। ट्रैक्टर्स में खास करके आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी लास्ट कुछ महीने से दिख रहा है, वो एक इम्पॉर्टेंट स्पेस है। अभी टू व्हीलर्स के नंबर्स भी सुधरने शुरू हो गया, तो हल्का जो एक GST का इफेक्ट खत्म हो जाने के बाद जो इकोनॉमिक रिकवरी आ रहा है उसमें ऑटो रिकवरी काफ़ी आ रहा है। मैं कहूँगा ये एक अच्छा क्षेत्र है। इसमें एक क्षेत्र पे आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये ट्रेड वॉर जैसे मामला सच में आगे आ जाता है तो टाटा मोटर्स जैसे कंपनी आज जिसमें थोड़ा सा प्रेशर देखेंगे, क्योंकि उसमें भी एक बातों की लड़ाई चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि अगर यूरोप मेरे से रिटेलिएट करता है तो मैं गाड़ी इंपोर्ट करना बंद कर दूंगा यूरोप से, जिसमें जैगुआर, लैंड रोवर जैसे कंपनीज होंगे। तो ये सब पे, और ऑटो एंसिलरीज जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक एक्सपोर्ट्स प्रेजेंस है, वहाँ पे भी देखेंगे मदरसन, सुमी, भारत फोर्ज जैसे कंपनीज पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या सिचुएशन होगा। तो मैं कहूँगा अभी लोकली फोकस्ड जो ऑटो कंपनीज है उस पर ज़्यादा फोकस दें, ज़्यादा करके एक्सपोर्ट जैसे कंपनीज है उस पर ना देखें। अच्छा सर, उदयन सर, पिछली बार जब आपसे बात हुई थी फोर्टिस पर, उसके बाद से अब तक काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हो गए हैं, और एक डेवलपमेंट तो बिल्कुल ताज़ा है। NSE ने कहा है कि इन नतीजों पर उनको भरोसा नहीं है और वो FNO से अब इसको बाहर करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ की एक्सपायरी के बाद FNO में फोर्टिस हेल्थकेयर नहीं रहने वाला, और SFIO की जाँच भी अब शुरू हो चुकी है और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती हुई 9 तारीख तक कंपनी से कहा गया है कि सारे के सारे जो जाँच के लिए क्वेश्चनर दिया गया है उसको सौंपा जाए। अब आपका क्या व्यू है, फोर्टिस हेल्थकेयर पर क्या करना चाहिए सर? देखिए, इस पे किस पे भरोसा करके खरीदारी किया जाए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि पिछले बार हम डिस्कस कर रहे थे कि देखिए प्रोमोटर से ऑलमोस्ट जीरो जैसे हो गया फोर्टिस में, तो वो रिस्क खत्म हो गया कि अभी दोनों भाई सिंह भाई क्या कर सकते हैं इस कंपनी के साथ। लेकिन पहले क्या कर चुके हैं इसका कंप्लीट पिक्चर मार्केट के पास नहीं है कि इसका नंबर्स कितने खराब है। ऑडिटर्स क्यों बोल रहे हैं कि हम साइन ऑफ नहीं करेंगे इसके नंबर्स पे? क्या इसमें सत्यम जैसे नंबर्स हैं कि बहुत क्वार्टर से जो नंबर दिखा रहे थे वो सब गड़बड़ है, ऐसे कोई प्रॉफिट था ही नहीं? क्या इसमें मार्केट को पता चलेगा कि हम जिस बेसिस पे इस कंपनी को और ये बिजनेस पे को वैल्यू कर रहे हैं वो खोखला है, ऐसे कुछ है नहीं अंदर? वो बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगले कुछ दिनों में मेरे ख्याल से इसको पता चल जाएगा। जैसे मैंने पिछले बार कहा था, मैं फिर से कहूँगा कि ये बिजनेस खराब नहीं है। अगर कोई लॉन्ग टर्म निवेशक है और उनको लग रहा है कि कुछ दिनों में या कुछ महीनों में
फोर्टिस जैसा एसेट किसी अच्छे कंपनी के हाथ में, प्रोमोटर के हाथ में चला जाएगा और वो इसको टर्न अराउंड कर देगा। लेकिन बीच में जो क्लीन अप है, वो क्लीन अप चलते हुए आपको थोड़ा और स्टॉक में पेन दिख सकता है, उसके लिए आप तैयार रहिए। तो ये ट्रेडर्स के लिए बहुत मुश्किल स्टॉक है ट्रेड करने के लिए, लेकिन लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो 2-3 साल रुक सकता है, मेरे ख्याल से ये वैल्यूएबल एसेट है। और एक दिन जैसे सत्यम में आपने देखा था, शुरू में खरीदना, ट्रेड करना एकदम मुश्किल हो गया था, इम्पॉसिबल हो गया था, लेकिन बाद में टेक महिंद्रा सत्यम ने काफ़ी पैसे बनाया था शेयर होल्डर्स के लिए। ऐसा एक सिचुएशन बन सकता है, लेकिन एक हफ्ते में क्या होगा ये बताना की कैपेसिटी मेरे में नहीं है। शुक्रिया उदयन आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।